है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। और जिन्हें भगवान हम कहते हैं, जिनकी आस्था से हम लोग चलते फिरते हैं, कोशिश की गई कि यहाँ ये जो फ्लैग दिख रहे हैं यहाँ रखा गया है, इन सबके चरणों में शतशत नमन करते हुए भारत देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी कोटि कोटि नाम है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, यानी संविधान से संबंधित संविधान, हिंदी में संविधान और हिंदी में इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए यहां पर रखा गया है कार्यक्रम। जैसे कि मंच पर देख रहे हैं आप, ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन जो आज से तकरीबन 14-15 साल पहले जिसकी स्थापना की गई, कार्यक्रम का शीर्षक है एक कदम बदलाव की ओर। आज हम केवल और केवल उस पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं यहां। इतने वर्षों से, क्योंकि जब हमारे वक्ता सामने जो बैठे हुए हैं, यहां बहुत प्रमुख लोग आए हुए हैं, अभी सबका बारी बारी से नाम भी मिलेगा। और जो ये प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं, शील्ड, ये शील्ड बनवाई गई है, आपका सबका मान सम्मान किया जाएगा, मेडल भी बनवाए गए हैं और पटका भी है, और साथ में एक सर्टिफिकेट भी है, वो भी यहां वितरित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल और केवल एक ही है। मुझे खुशी है कि आज दिल्ली की 70 विधानसभाएं जो हमारे हैं, उन सबके सभी पदाधिकारी यहां मौजूद हैं, और यही वे लोग हैं जो अपने अपने स्तर पर समाज को सही दिशा देते हैं, संघर्ष करते हैं, उनको अधिकार लाते हैं। आज हमने ऐसा प्रयोजन किया है यहां पे कि हम सब मिलकर एक दिशा का बदलाव करेंगे। साथियों, हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत और मौजूद है जो बहुत दूर मुंबई से चलकर यहां पहुंचे इस कार्यक्रम में। हम सबको बड़ी खुशी है, दलित समाज की बेटी है और तकरीबन 39-40 टीवी सीरियल में काम कर चुकी हैं, ऐसी उर्मिला जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में आएंगे, इनका बहुत बहुत स्वागत है। इन्हें जैसे पता चला कार्यक्रम यहां दिल्ली में हो रहा है, ये इतनी दूर से बाय प्लेन यहां पहुंची हैं आप सबको देखने के लिए, सुनने के लिए। इनका संबोधन भी हम यहां सुनेंगे। तो साथियों, विशेष उद्देश्य यही है, हमने अपने जीवन काल में बहुत सारी सभाएं अटेंड की, यहां बैठने का पहले भी अवसर प्राप्त हुआ हमें, लेकिन आज तक किसी न किसी के बुलावे पर हम आते रहे। कभी किसी चीफ गेस्ट यहां बुला लिया और सुन के चले गए अपने अपने घरों पे, उसका रिजल्ट नहीं आ पाता था। अब हम सबने प्रण किया है, और मैं आदरणीय अध्यक्ष जो हमारे हैं राष्ट्राध्यक्ष वीरेंद्र जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि देखिए हमें घर से बुलाया गया, मान सम्मान किया गया वहां, और ये बताया गया कि जी हमने वहां काम देखा है, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक ऐसा आयाम पेश करें जिससे हम अपने लोगों को अधिकार दिला पाए, उनके लिए संघर्ष करके एकजुट होकर एक बदलाव पेश करें। हमें नहीं भूलना चाहिए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी को बड़ौदा के महाराज या और भी ऐसे लोगों ने सहायता ना की होती, तो बाबा साहब अम्बेडकर भी ऐसी गली में घूमते रहते, विचरण करते रहते। तो कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का साथ, ऐसे लोगों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। आज उन्होंने ऐसा काम करने के लिए हमें आमंत्रित किया और कहा कि आज हम सब मिलकर आपके नेतृत्व में आगे चलकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को एक नया आयाम देंगे, एक बदलाव करेंगे। ऐसा इनका विचार मन में आया। यह हमारा परम सौभाग्य है कि उन्होंने स्वयं बुलाकर हमें जिम्मेदारी दी कि आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में काम करें। तो साथियों, आज
सभी को आमंत्रित किया जाएगा। समय की बहुत गरिमा को देखते हुए केवल और केवल 2 मिनट का समय मान लीजिए, क्योंकि वही बात 2 मिनट में कहनी होती है, वही हम कितने घंटे में लगा सकते हैं। मैं भी अगर बताना चाहूं अपने जीवन से लेकर आज तक, तो मुझे कम से कम 2 दिन चाहिए बताने के लिए। बहुत ही पिछड़े परिवार से मैं आया हूं, इतने पिछड़े परिवार से आया हूं कि पढ़ाई लिखाई के पैसे भी जेब में नहीं होते थे। पिताजी ने बहुत मेहनत करके वो कूड़े की रेडिया हाथ से खींच खींच के हमें पढ़ाया लिखाया। खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, या यूं कह लीजिए बिल्कुल अंगूठा ही लगाते थे। जब भी हमें 40 रुपए का वजीफा मिलता था स्कूल से, तो वो अंगूठा लेके लगा के पैसे लिया करते थे। लेकिन उन्होंने हमें पढ़ाया, ये बात धीरे समझ में आने लगी। मुझे याद है वो दिन जब मैं 12वीं क्लास में डीएवी स्कूल देहरादून में पढ़ता था, तो अपने घर जाने के लिए कोडिया पुल से बस बदलनी पड़ती थी सिलमपुर जाने के लिए। एक बार बस खराब हो गई थी, नहीं जा पा रही थी, तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में मैं रुका। वहां बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़ने का मौका मिला, तो ये बातें सारी समझ में आने लगी धीरे धीरे। अरे भैया मीटिंग में बैठा हूं, पढ़ने का बहुत सारा रुझान आया मन में। 12वीं क्लास पास करने के पश्चात बीकॉम पास किया, एमकॉम पास किया, स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा लिया, सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा लिया और बहुत सारी डिग्री हमने हासिल करी। लेकिन आज बड़े दुख के साथ बताना चाहता हूं कि फिर भी कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिली थी। मेरे पिताजी का और बड़े भाई का सिर्फ इसमें कहा सुनी हुआ करती थी। वो कहते थे कि हम तो सफाई कर्मचारी हैं, आप यहीं लग जाओ, तो मैं यहीं लगवा सकता हूं दरोगा से कह के। लेकिन जब बात नहीं बनी, अपनी उम्र के हिसाब से ओवर एज हो गया कि सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी, अपनी वाल्मीकि जाति का सर्टिफिकेट भी लगाता था, तो फिर भी बात नहीं बनी, लिहाजा कॉर्पोरेशन में ही काम करना पड़ा, सफाई कर्मचारी के पद पर काम करना पड़ा, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी। मुझे वो दिन भी याद है और आप सबको पता भी, कई बार बताया भी है मैंने। जिस दिन अपने पिताजी के साथ साइकिल पर बैठकर मैं जा रहा था गीता कॉलोनी में काम करने के लिए, रात भर नींद नहीं आई थी। मैं यही सोचता रहा कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात भी, इतनी हिंदी इंग्लिश किताबों ज्ञान होने के बाद भी, अगर यही काम करना था तो मेरी आगे आने वाली जनरेशन में क्या हाल होगा। जब इंस्पेक्टर के सामने पहुंचा, इंस्पेक्टर ने नाम पूछा और जब क्वालिफिकेशन पूछी, इंस्पेक्टर को बहुत अफसोस हुआ था। जगतार सिंह इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई इतना पढ़ा लिखा तो मैं भी नहीं हूं, मैं कहां लगा दूं काम पे। उस दिन जो वहां सफाई कर्मचारी मौजूद थे, कोई धर्मपुरा से था, कोई गीता कॉलोनी का था, कोई लोकप्रिय के थे, उन्होंने इंस्पेक्टर से प्रार्थना की थी कि इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, इसके बदले काम हम कर लेंगे, आप इसे ना अपने ऑफिस में काम के लिए लगा दो। और उस दिन मेरे समाज के लोगों ने मुझे ये गंदा काम, बहुत सस्ता मंदा काम, उसके बावजूद भी लांछन लगते हैं हमारे ऊपर, इस काम से बचाया मुझे और वहां डायरेक्ट ऑफिस में लगा दिया। उसके बाद स्टेनोग्राफी था, मैं तो वहां पे लग गया, मैं जाके डीसी ऑफिस में बड़े बड़े कमिश्नर की डिटेक्शन लेने का मौका मिला मुझे। तो उस दिन उन लोगों ने जो मेरी सहायता करी, मैं बार बार कहता हूं, आज भी कह रहा हूं इस हॉल में, अपने घर पे अपने घरवाले से अपने बच्चों से कह रखा है मैंने कि अगर मर भी जाऊं तो इस जाति का एहसान मत भूलना बिल्कुल भी। और आज उसी के नाते इस हॉल में बैठा एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, वो हमारे लिए देव तुल्य है। जिस शेड्यूल कास्ट जाति का हमारे ऊपर ऋण है, वो शायद मरते दम तक उतर नहीं पाएगा। बस हम इसी कोशिश में हैं कि कैसे उनके लिए संघर्ष करके उनको अधिकार दिला के उस ऋण को उतारा जाए। तभी से मैंने ठान लिया था कि चाहे छोटा बच्चा भी, चाहे बड़ा बुजुर्ग आदमी है, वो हमारे लिए देवता के समान है। उनके आशीर्वाद से हम इस देश की व्यवस्था बदलेंगे। आज उसी के नाते आप सबके चरणों में मैं नतमस्तक हूं। साथियों, कार्यक्रम का मेन उद्देश्य हमने बता दिया है कि एक कदम बदलाव की ओर। आज हमें उस कदम की तलाश है।
लोग मेरे पास रोज 300-400 आदमी आते हैं। ये बैठे आदरणीय बीर भुरंडा साहब, बाबू भुरंडा जी, कई बार तो भी 1 घंटा लग जाता है बात करने के लिए मेरे से वहां पे। ये बैठे आदरणीय चीफ साहब एनडीएम से रिटायर हैं, ये जब अपॉइंटमेंट लेते तब आते हैं मेरे पास मिलने के लिए। वो बैठे आनंद प्रकाश जी, वो बैठे करण सिंह जी, ये बैठे कैप्टन सतबीर साहब। कैप्टन साहब एक प्रोटोकॉल के तहत पहले बात करके टेलीफोन पे इधर तब आते हैं, इन्हें पता है कि कितना बिजी होगा शेड्यूल। साथियों वहां मैं बैठ कर घूंट पीता हूं, आंसुओं में घूंट पीता हूं, बड़े खून में घूंट पीता हूं वहां बैठकर। जब मैं देखता हूं किस प्रकार हमारे जो लोग हैं वो सस्ता काम करते हैं, उसके बावजूद उनको तनख्वाह ना मिलना समय पर, उनकी सैलरी के कट जाना, उनके ऊपर तरह का अत्याचार होना। ये बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष राहुल डांग जी, कोई दिन शायद ऐसा जाता होगा कि थाने में ना जाते हो, कभी पब्लिक के आदमी ने पीट दिया, कभी उसकी जाति में प्रहार कर दिया। ये बहुत सारे दृश्य में झेलने पड़ते हैं। और साथियों इन सब के अलावा जिन सरकारों ने हमारे पर राज किया या जो वर्तमान में शासन कर रहे हैं हमारे पर, उन सब का इलाज करना है हमें। आप रोते तो हैं मेरे पास वहां पे आके कि देखो जी केजरीवाल साहब ने ये कह दिया था मुझे कि मेरी सरकार बनाओ तो पक्का कर दूंगा, लेकिन पक्का नहीं किया। मेरे ठीक है जी इलाज करेंगे। आप भी लोग रोते हैं ना वहां के, आप कहते हैं कि हमारे 56 आदमी कोरोना काल में गुजरे, केवल एक आदमी को दे दिया पैसे 1 करोड़ रुपया, बाकी को ऐसे छोड़ दिया। और जब उनसे लेने के लिए जाते हैं तो हमें यह कह के भगा दिया जाता है वहां से कि भाई इनको 10-10 लाख रुपए तो भगाओ यहां से। यानी एक सफाई कर्मचारी की, एक वाल्मीकि जाति के आदमी की, एक शेड्यूल कास्ट के आदमी की केवल इतनी औकात है लोगों की नजर में। हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए इन लोगों ने कैसे बहला फुसला कर इनका जो मैनिफेस्टो होता उठाकर देख लीजिए, उसके सीरियल नंबर 10 में लिखा गया है कि जितने भी स्कूलों में काम कर रहे हैं हमारे सफाई कर्मचारी, मैं सबको पक्का कर दूंगा। नॉट इवन अ सिंगल वन, किसी एक कर्मचारी को पक्का करना दूर, उसकी तनख्वाह की, उसकी ड्यूटी को सुनिश्चित नहीं किया गया। हमारा एमसीडी का सफाई कर्मचारी पिछले 25-25 वर्षों सड़कों को धक्के खा रहा है। कह दे सबको एक साथ पक्का कर दूंगा जी, और साथ साथ ये कहते रहे कि कौन सा रॉकेट साइंस लगता है इसके अंदर, कि साइन करो और ले जाओ। झूठ। ये बेटे राजपाल महरोले जी पिछले 35 साल से तो मैं देख रहा हूं, ना केवल दिल्ली में, अभी तो पूरे भारतवर्ष में, अभी जम्मू कश्मीर से आए हैं, ये सब कार्यरत हैं। लेकिन आज कर्मचारी भी हमें कहीं ना कहीं शब्दों में वो तो गाली ही दे देता है कि नेता लोग कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी सरकारों के हम मगर जाल में फंसे हुए, वो काम करना नहीं चाहते। साथियों आज वो दिन आ गया है, आज हमने केवल और केवल लोगों को आमंत्रित किया है जो इन बातों को समझते हैं, जो जागरूक हैं। यहां केवल हमने 200 लोगों को आमंत्रित किया है, क्योंकि इस हॉल की कैपेसिटी 200-250 लोगों की है। यही वे लोग, एक तरह की जो अंगारे की वर्षा होती है, ऐसी पार्टियों पर कुठाराघात करेंगे वहां जा जाकर। आदरणीय साथियों बहुत तजुर्बा है हमें भी, 435 पैसे भूखे पैसे बैठना ये कोई मामूली बात नहीं। आज हमारा होम मिनिस्ट्री में नाम दर्ज है कि संजय गहलोत ने 16 धरने प्रदर्शन किए, इतनी सारी अखबारों कटिंग से हमारे पास में 45 हजार करोड़ में साथ में लेकर लाठी चार्ज हमारे ऊपर हुआ। लोग बदनाम करते हैं, लेकिन साथियों ये सारी दुर्भावना बीबीसी लंदन में जो चलती है ना कि भारत देश में ऐसा क्या हाल है कर्मचारियों का, इन सरकारों ने फंसा कर रख दिया हमें। हमारे साथ बैठ बैठकर ये बड़े बड़े वायदे करते हैं कि जी संजय जी बैठे हमारे साथ में, आपने वीडियो देखे होंगे और आप गवाह इस बात के। जब हमें ज्वाइन कराया जाता है तो बड़े सारे प्रलोभन दिए जाते हैं कि जी आप लोगों को पक्का करेंगे, लेकिन बाद में चलता है पता कि वहां तो कुछ भी नहीं था। जैसा कि हम सबने देखा होगा, पढ़ाई भी की, हमने देखा भी होगा कि रेगिस्तान में मरीचिका, एक शब्द है मरीचिका, वहां क्या होता है, जो बहुत प्यासा व्यक्ति होता है
उस रेगिस्तान की जो लेयर होती है रेत की, और जब सूरज की लाइट पड़ती है तो वो सोचता है यहाँ पानी होगा। वो वहां जब जाता धक्के खा के वहां देखता रेत रेत है, पानी नहीं है। हम सबको एक मृग मरीचे के रूप में बना के रख दिया है, कुछ भी नहीं हो पाता वहां पे। इन सबको सबक देने के लिए, इन सबको काला मुंह करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज। अब हम देखते हैं कि क्या नाटकबाजी करते हैं ये। इन लोगों को शर्म लिहाज नहीं कि बड़ी बड़ी जेली कोठरियों में रहने के पश्चात भी पब्लिक के सामने जा जाकर वहां पे पदयात्रा करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। इन्होंने शर्म लिहाज सब बेचे खा गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। किस मुंह से पब्लिक के सामने जाते हैं? जो लोग ये कह देते हैं कि इल्जाम लगने के पश्चात ही हमें छोड़ देना चाहिए सारा का सारा काम, उसके बाद में बैठे। ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। हम देखते हैं उनकी राजनीति। ये वही लोग हैं जो पहले हमारी खुशामद करते हैं कि हमारी सरकार बना दो, उसके बाद अपने हाथ खींचते हैं। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। कहीं ना कहीं पहले भटकते रहे। अपनी भाषा में कहते हैं कि अंधी दीवार को पूजना, ऐसे भी हम लोग काम करते रहे। हुआ क्या, मैंने कहीं पढ़ा था अभी, न्यूयॉर्क में एक महिला जो सड़क पार कर रही थी, एक्चुअल में वो अंधी थी। वो इसी इंतजार में वहां खड़ी रही सड़क पार करने के चक्कर में कि शायद कोई मुझे हाथ पकड़ के सड़क पार करवा दे। इतने में ही एक हाथ उसे कंधे पे आया और उस व्यक्ति ने कहा कि क्या हम वो सड़क पार कर सकते हैं। उन दोनों ने वो सड़क पार की तो उस महिला ने उसका धन्यवाद किया कि जी आपने वो सड़क पार करा दी, चूंकि मैं तो अंधी हूं इसलिए मैं धन्यवाद कर रही हूं। वो आदमी हड़बड़ा गया क्योंकि असल में वो भी अंधा था। यहां यही काम होता रहा। हम अंधेर गर्दी में जीते रहे 30 साल 35 साल अपने जीवन के अनमोल दिन हमने काट दिए इन जगहों में, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। आदरणीय साथियों, अगर इन लोगों का बहिष्कार नहीं कर पाए, इनको सबक नहीं सिखा पाए, तो फिर क्या फायदा है ऐसी चीजों का। हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। मुझे किसी संवैधानिक पद का कोई लालच नहीं। ये लोग तो कहते हैं कि जब इस्तीफा दे देंगे, ये है वो बात है, लेकिन मैंने तो अपने मेरे पीएसओ रिचार्ज उनके पास रखा हुआ रहता हमेशा। मैं वही संजय गहलोत हूं आपके साथ सड़क पर काम करने वाला आदमी। वहां एयर कंडीशन बैठ के मेरा खून ठंडा नहीं हो गया है। आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। आदरणीय साथियों, सादी भाषा बता रहा हूं मैं आपको। होता क्या है, किसी की स्टेज शादी ब्याह होते हैं, साल 6 महीने में तिनके टूटने लगते हैं कि हाँ ऐसा कह दिया वो कह दिया। लेकिन जब ज्यादा उम्र गुजर जाती है ना, तो फिर उस महिला की अपने परिवार में, अपने ससुराल, अपने मायके में जाने की बहुत कम हिम्मत होती है। मैं कहना यह चाहता हूं, जब मैं पिछले 25-30 साल को छोड़कर नहीं भागा, अब भी कहीं भागने वाला नहीं होता। बशर्ते आप विश्वास करें, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। देखिए, ये सुभाष चंद्र बोस जी जो हमारे नेता हैं, इनका एक नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन यहां किसी का खून मांगने के लिए नहीं आए। आज से हमारा एक ही नारा रहने वाला है कि आप हमें सहयोग दो, हम आपको अधिकार दिलाएंगे। हम इस पैटर्न पर काम करेंगे। बलिंदर तिलकी का तैयार है आप लोग? अगर आप लोग तैयार हैं तो हाथ उठाकर अपनी सहमति भी दे सकते हैं। साथियों, हमारे पास आज की तारीख में सर्वोच्च न्यायालय के बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट, बहुत सारा पैनल है हमारे पास में। आज में वरुण साहब बैठे हैं हमारे पास में। इनके दिशा निर्देश पे ऐसे भी अंधेरी कर दिया, मैंने कहते विद्वान पकड़ा खेल नहीं खेलना है। इनकी उचित गाइडलाइन पर, इनके मार्गदर्शन पे हम ऐसा काम करेंगे। नोटिस लगाकर काम करेंगे, घर घर जाकर उनकी जो खामियां उसको उजागर करेंगे। क्या आपने अपने किसी विधायक से पूछ लिया? ये हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर कोई विधायक घर पे आता है कि जी मैं आपके द्वार पे आ गया, भाई क्या करने के लिए आया है? वही काम करने के लिए आया, तो वोट मांगने के लिए आया? पहले मैंने ये काम करके दिखा, अन्यथा कानून करके सीधा वापस भेजना होता है हमको। हम देखेंगे क्या कुछ होता है। अपना वोट का वैसा समझ लीजिए। अभी आप क्या से पहले वापसी नहीं पूछते। मैंने एक वाक्य बताया था
सरवर साहब माफी चाहूंगा, उस वाक्य में दोबारा बताना चाहूंगा जो अध्यक्ष जी आ चुके हैं। मैंने बताया था अभी वोट का क्या महत्व है हमारे सामने। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने संविधान पुस्तक लेकर राष्ट्रपति जी के पास पहुंचे, राजेंद्र प्रसाद जी के पास में, तो बहुत खुश थे बाबा साहब। बाबा साहब जब उस गैलरी से निकल रहे थे संसद की, उनके चेहरे बहुत चमकते, खुश थे। तब कांग्रेस पार्टी के आचार्य कृपाणी जी उनके सामने आए, उन्होंने कहा बाबा साहब क्या बात है, आज बहुत खुश हो आप। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि आज मैंने इस देश में ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आज के बाद कोई भी राजा जो बनेगा वो किसी रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, बल्कि जो मत पेटी होंगी ना, जो हमारी वोटों की वोट की पेटी होती है, उससे आज के बाद राजा पैदा हुआ करेगा। लेकिन वो आचार्य कृपाणी तब भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि बाबा साहब आपका सपना ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है, थोड़ी जगह तो बैठे। तो बाबा साहब को उन्होंने कहा कि आपका सपना ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपके समाज के लोग दबे कुचले हैं, इनको हम लालच देकर खरीद लेंगे, इनका वोट कर लेंगे। तो बाबा साहब ने एक ही बात कह के शांत कहता उनको कि आचार्य जी मैं स्वीकार करता हूं कि अभी मेरे समाज का आदमी जागरूक नहीं है, दबा कुचला है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जिस दिन मेरा समाज बदलाव की तरफ चला गया, जिस दिन मेरे समाज के लोगों ने अपने वोट का अधिकार को समझ लिया, तो आपसे बड़ा दीपंगा कोई नहीं होगा संसार के अंदर, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। तो साथियों को पहचान करनी है। ये देखिए एग्जाम्पल के रूपेश्वर जी बैठी हुई है, इनसे भी कहते हैं कम से कम 100 महिलाओं को लेके आना आपको। इनका काम बोलता घर घर जाके, और आज बहुत सारी महिला को रोहतास नगर विधानसभा से लेकर आइए। एक पदाधिकारी हमारे सामने ऐसा बैठा हुआ है, केतन जी की कम हिम्मत है, 400 किलोमीटर दूर से, पता नहीं कितने किलोमीटर दूर से उड़ई से यहाँ पे पहुंची है। एक एक आदमी हमारा काम करने वाला है, एक वक्ता है हमारे पास में, नन्नू सिंह सैन जी खुर्जा साहब में। और साथियों देखिए एक बहुत ही अजीब शख्सियत और हमारे पीछे मौजूद है, आदरणीय प्रदीप दलाल जी। प्रदीप दलाल गुड़गांव से समय निकाल कर आए हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं हम यहाँ पे। और इनके साथ में बहुत ही बड़े पहलवान जी हैं, पहलवान जी आए हैं साथ में, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथियों हमारे बीच में आदरणीय विजय जी आए हैं, बहुत बड़े ज्ञाता है इन सब चीजों के, अपने माध्यम से जो सरकारों को हिला रखा है। बहन जी भी इलेक्शन जी साथ में, इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद। आदरणीय साथियों बस यही हमारा मुद्दा है